टुडे बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अब देखो हमारे जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, जो इनिशियल 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर इंडिया इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया कहाँ स्टैंड कर रही थी जब हमारे देश को आजादी मिली। फिर अगला हाउ इंडिया परफॉर्म फ्रॉम 1950 टू 1990, और देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। These 3 chapters are related to history. ओके, चलो अब हमारा जो पहला चैप्टर है वो ये है कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रही थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं तुम्हें सीधा चैप्टर शुरू करा सकता था, बट फिर भी हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि भैया हमें इंडिपेंडेंस किससे मिली? ब्रिटिशर्स से मिली। ब्रिटिशर्स हमारे देश में कैसे आए, उन्होंने कैसे हमारे को कॉन्कर करा, ठीक है, और ये पूरी हिस्ट्री क्या थी, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी थी। हिस्ट्री एक टॉपिक है जो बच्चों को पसंद नहीं आता, पर हिस्ट्री है ना कमाल की चीज है। एज अ स्टूडेंट मुझे भी हिस्ट्री पसंद नहीं थी क्योंकि वो मेरे कोर्स में होती थी। अब अगर ये वाला पार्ट कोर्स में ना हो ना, बस नॉलेज के लिए जानना हो, तो वो बहुत अच्छे से समझ आता है और वो याद भी रहता है। ठीक है, तो चलो थोड़ी सी तुम्हें हिस्ट्री बताता हूँ। ठीक है, देखो हुआ क्या, ईयर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने क्या कहते हैं एक लेटर साइन करा, और उस लेटर में लिखा कि वी विल मूव टुवर्ड्स इंडिया, और अपनी सील लगा दी, ये रहे एलिजाबेथ के सिग्नेचर। ठीक है, बट हुआ क्या, जब वहां के जो लीडर्स थे उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने कहा देखो मैडम ऐसा ना हो पाएगा। ठीक है, इंडिया जो है ना वो घना ताकतवर देश हो रहा है। ठीक है, हमारे बस की ना कि हम इंडिया से पंगा ले लें। ठीक है, तो फिर आप एक काम करो, कोल्ड कॉफी पियो या हॉट कॉफी पियो या ग्रीन टी पियो, पर शांति से बैठ जाओ। एलिजाबेथ बैठ गई शांति से। ठीक है, बट ब्रिटिशर्स थे, वन ऑफ द बिगेस्ट इवल कंट्री ऑन द अर्थ। तो उस टाइम पे तो ये उठ के चले गए ईस्ट इंडीज पे। ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना, इस रीजन को कहते हैं ईस्ट इंडीज। ठीक है, और ईस्ट इंडीज में ना वहां पे पहले से बैठे हुए थे डच, पोर्तुगीज और फ्रेंच। ठीक है, ये लोग पहले से बैठे हुए थे, और इन्होंने ब्रिटेन को लगाए कान के नीचे 2 चंटी और कहा चलो पतली गली से निकलो। इन्हें वहां से निकाल दिया, ना निकालते यार। ठीक है, तो क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद उन्होंने कहा चलो जी हम जो है इंडिया चलेंगे। तो अब ये ताऊ जी इंडिया की टूवर्ड्स मूव कर गए। चलो जी आ गए इंडिया। अब इंडिया में सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक राजा जी ना इन ब्रिटिशर्स के बहकावे में आ गए। ठीक है, चैंपियन थे ये राजा जी, अच्छा से चैंपियन, और ये मान गए कि हम ब्रिटिशर्स को जगह दे देते। तो पहली बारी सन 1640 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया की कोई जमीन खरीदी। उन्हें पहले ट्रेडिंग राइट दिए गए थे, पर ट्रेडिंग राइट के बाद उन्होंने कहा देखो हमें कोई जमीन भी तो चाहिए ना। तो उन्होंने बहुत सारा गोल्ड दिया, पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे थे उस टाइम पे तकरीबन, बहुत पैसा था इनके, उन्होंने बहुत गोल्ड दिया। मतलब रेट से इंटू 5 दे दिए, तो भैया राजा जी खुश हो गए कि भैया बहुत पैसा मिल रहा है, और इन्होंने उन्हें जगह दे दी। उन्हें राजा जी को तब भी नहीं समझ आई ये बात, जब 1640 में उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला खड़ा कर दिया। अरे भैया तुम ट्रेडर हो, व्यापारी, व्यापारी महल बना ले समझ आ जाता है, दुकान बना ले समझ आ जाता है, किला, किला तो फाइट करने के लिए होता है, पर इन्होंने बनाया किला। कुछ ऐसा सा दिखता था किला, मद्रास का किला। ठीक है, बाद में विच बिकेम चेन्नई। फिर धीरे धीरे सूरत, बॉम्बे, ठीक है, सूरत इन 1612, बॉम्बे इन 1638, मद्रास तो 1639 में था ही था। ठीक है, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, ये सब जगहें इन्होंने अपने पोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए और अपने किले लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रेड करते थे स्पाइसेस का, क्योंकि उस टाइम पे स्पाइस वाज इक्विवेलेंट टू गोल्ड, रेट्स में नहीं बट स्टेटस में। कहते हैं कि उस टाइम पे लोगों की इज्जत स्पाइस में नापी जाती थी, कि स्पाइसेस किसके पास कितने हैं, मतलब किस कंट्री के पास कितने। ठीक है, फ्रेंच
डैनिश, डच, सब इंडिया की टुवर्ड्स टिल्टेड थे। पोर्तुगीज तो पहले से ही अपनी जगह इंडिया में बना ही चुके थे गोवा वाली साइड में। ठीक है, चलो जी, सब इंडिया की टुवर्ड्स आ गए, आओ लूटो खाओ। अब 1715 तक आते क्या हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन ने थोड़ा बहुत फ्रांस को धक्का देना शुरू कर दिया। पोर्तुगीज उस तरफ थी, गोवा वाली साइड, ये इस तरफ ग्रो करना इन्होंने शुरू कर दिया। और श्रीलंका पे, यानी श्रीलंका यानी सिलोन, इस पे नीदरलैंड का कब्जा था। ठीक है, उस टाइम पे हमारा जो मुगल एम्पायर था ना, उसकी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि देखो, कोई भी राज्य जो होता है, ठीक है, मतलब कोई भी एम्पायर जो रहा, सबका एक बुरा टाइम आता है। ठीक है, हर एम्पायर में एक राहुल गांधी पैदा होता है एक टाइम। ठीक है, तो मुगल एम्पायर के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। धीरे धीरे मराठास फ्रॉम डाउन एंड पर्शिया फ्रॉम वेस्ट स्टार्टेड अटैकिंग मुगल एम्पायर, और अपनी जगह रिक्लेम करते गए। और चोरी छुपे ब्रिटेन ने धीरे धीरे, देख रहे हो, ये जगह कैप्चर कर ली। दे गॉट दिस प्लेस, पता भी नहीं चला, ये धीरे धीरे ये चोरी चोरी ये चीजें होती गई। ठीक है, फिर नादर शाह, नादर शाह ने अटैक करा मुगल एम्पायर पे, दिल्ली पे अटैक करा, दिल्ली का कब्जा कर दिया। फिर अकबर अली दुरानी, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान से था ये, इसने भी मुगल एम्पायर्स की काफी जगह इंडिया से लूट ली। ठीक है, अच्छा जी, तो मराठा भी ग्रो कर रहे थे, मुगल एम्पायर फॉल कर रहा था। तो 1748 तक ये सिचुएशन चल रही थी। पर ब्रिटिशर्स पीछे से क्या कर रहे थे, ये किसी को पता नहीं चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनानी शुरू कर दी, एन आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने इसे जस्टिफाई करा, क्योंकि हमारा पैसों का काफी लेन देन होता है, सो वी नीड आर्मी। आर्मी राजा के सिवा किसी और की होनी गलत होती थी, बट स्टिल वो पूरी शिप्स भर भर के आर्मी लाते रहे। ठीक है, इंडिया में काफी ज्यादा आर्मी वो ले आए। और उसके बाद जो है 1750 में जो हुआ, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। सर रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने अटैक कर दिया फ्रेंच और नवाब ऑफ बंगाल पे इन द ईयर 1750। बंगाल वाज अ वेरी एमिनेंट प्लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इन्होंने, क्या कहते हैं, फ्रेंच और नवाब ऑफ बंगाल ने मिलके, क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से फाइट करी, which fight went for 7 years, and in year 1757 the battle of Plassey was won by East India Company। ठीक है, फिर एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, जिसमें फ्रेंच फोर्ट्स जो कंपनी ने ले लिए थे, कहा गया कि उन्हें रिटर्न कर दिए जाएंगे। एक भी रिटर्न नहीं करा गया। ठीक है, 6 ईयर लेटर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कोलैप्स हो गई और वो इंडिया से चले गए। ठीक है, और 1805 तक धीरे धीरे ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अगर ब्रिटेन को कोई टक्कर दे पा रहा था तो वो दो ही लोग थे, दी मराठास एंड दी सिख्स। ठीक है, इनके सिवा उन्हें कोई टक्कर नहीं दे पा रहा था। और तकरीबन उन्होंने पूरा इंडिया कब्जा कर लिया था, वो जो बचा हुआ एरिया वो रेगिस्तान था। ठीक है, देखते ही देखते 1850 तक ग्रेट ब्रिटेन ने पूरा इंडिया अपने कब्जे में ले ली। ठीक है, ये चीज इंडियन से सही नहीं गई। और 1857 में सिपॉय म्यूटिनी हुई। ठीक है, मंगल पांडे, यू नो इट ऑल। ठीक है, 1857 में सिपॉय म्यूटिनी हुई, जो एक साल जल्दी हो गई थी फ्रॉम इट्स शेड्यूल टाइम, और वो हम हार गए। जब वो हम हारे, वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का चैप्टर हो गया खत्म, और क्वीन का आ गया डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल खत्म हो गया, ब्रिटेन की आर्मी डायरेक्टली आ गई और इंडिया को पूरा अपने कब्जे में ले लिया गया। एंड आफ्टर दैट, हाउ वी वर इल ट्रीटेड, दैट्स नॉट हिस्ट्री। ठीक है, 1919 तक ये ब्रिटेन का पूरा कब्जा था वर्ल्ड पे। ठीक है, और फिर विद द हार्ड एफर्ट्स ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों के भी था थोड़ा बहुत। ठीक है,
India was liberated. India got its independence on the midnight of 15th August 1947. Now we will study कि when Britishers left us, where were we? Structure of present India had its roots from British colonial rule. ब्रिटिशर्स ने पहली बारी हमारी जमीन पे कब्जा किया लड़ाई लड़के 1757 by winning the battle of Plassey against the Nawab of Bengal and their ally French, and then they ruled our country till 1947, a 190 year of rule over our country. Today we are in year 2021. We have got independence from 74 years and they have ruled us 190 years. So their stamp, I should not say their legacy, their stamp, their influence is still in our country. It is still found in our country. तो भैया अब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश कॉलोनियल, मैं हमेशा कहता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट इविल ऑफ द वर्ल्ड वर ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था ना, अच्छा कॉलोनियल रूल क्या होता है? डज एनीबॉडी नो व्हाट इज कॉलोनियल रूल? व्हाट इज कॉलोनी? ये मत बोलना सर हमारी सीसी कॉलोनी है, प्लीज नो, नॉट दैट आंसर. एनीथिंग एल्स? व्हाट इज कॉलोनी? नोबडी? तो कॉलोनी क्या होता है? कॉलोनी होता है कि हमारा रूल चल रहा है किसी कंट्री पे जो हमारी मेन लैंड से अटैच नहीं है. जैसे अगर हम इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते तो पाकिस्तान कॉलोनी नहीं कहलाएगी क्योंकि वो तो हमारी मेन लैंड ही बढ़ जाएगी. बट इंडिया जापान पे कब्जा कर लेता है तो वो हमारी कॉलोनी कहलाएगी क्योंकि वो हमसे दूर है. तो हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे. अब उनका पर्पस क्या था? टू रिड्यूस इंडिया इनटू अ फीडर इकोनॉमी. फीडर इकोनॉमी क्या होती है? जो पेट भरती. किसका पेट भर रही थी? ब्रिटिश इंडस्ट्रियल बेस. हमारा बैड लक भी तो बहुत खराब था ना कि जब ब्रिटिशर्स ने हमें कंट्रोल करा उसी टाइम पे उधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो. ठीक है, अब वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुई तो इंडस्ट्रियां चलने लगी तो उन्हें रॉ मटेरियल भी तो चाहिए था. और बेटा उधर उधर ठंडी में तो कुछ नहीं उगता. सारी चीजें जो क्या कहते हैं भगवान जी ने दी हैं वो इंडिया को ही दी थी. यहाँ पे सब चीजें उग सकती थी. हर चीज तो उग सकती है हमारे देश में. हमारा देश इतना बढ़िया इस मामले में. तो यहाँ से वो रॉ मटेरियल को चूसने लग गए. ठीक है, तो हमारी कंट्री क्या बन गई? जस्ट अ फीडर इकोनॉमी. जब तक ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे, जब तक हम सुख चैन की जिंदगी जी रहे थे सन 1757 से पहले, तो हमारी इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे? पहला फीचर था एग्रेरियन इकोनॉमी. इंडिया की पहचान ही इंडिया का एग्रीकल्चर है. Agriculture was the main source of livelihood. 85% of people directly or indirectly were dependent on agriculture. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हस्तकला. Our country was having various manufacturing activity. हम सब कुछ हाथ से बना देते थे. कॉटन, सिल्क, स्टोन वर्क, ये सारी चीजें, कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, स्टोन वर्क सब हम हाथ से कर लेते, हाथ से बनाई हुई मशीनों से. ठीक है, इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट. हमें किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ती थी. जब ये छोड़ के गए तो हमें अपना खाना भी नहीं था, अपना खाना उगाना भी नहीं आता था. यूएस से खाना आता था हमारे लिए, इतना गंदा खाना यूएस और ऑस्ट्रेलिया से. तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि भैया इंडिया इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है 1947. ठीक है, ईव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आजादी रात को मिली थी. तो हम एक पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसी थी, डेमोग्राफी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर. डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें तो डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है? स्टेट ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री. किस हालात में लोग रहते थे. और लोगों का हालात जानने के लिए, लोगों की रहने की सिचुएशन को जानने के लिए करा जाता है सेंसस. ठीक है, सेंसस में क्या होता है? लोगों के घर जाते हैं, उनके बारे में उनका नाम लिखते हैं, उनकी उम्र लिखते हैं, उनकी पढ़ाई लिखते हैं. तो इससे पता चलता है कि कितनी जनता है हमारे देश में और वो किस हालात में. ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. हर देश में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 3 स्टेजेस होते हैं. पहला स्टेज होता था जब बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट हाई था. क्योंकि पहले क्या होता था, लोग बच्चे बहुत पैदा कर रहे थे और डेथ रेट भी ज्यादा था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी तो लोग निपट जाते थे. स्टेज 2, बर्थ रेट ज्यादा पर डेथ रेट कम. ऐसा क्यों हुआ?
ये स्टेज 2 इसलिए आया क्योंकि डेथ रेट कम होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। और ये स्टेज 1 से जो स्टेज 2 में शिफ्ट हुआ था ना 1921 में हुआ था। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन फर्स्ट स्टेज, आफ्टर 1921 इंडिया वाज इन सेकंड स्टेज। इसे कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इस साल भी पैंडेमिक आया था और 2 से 3 करोड़ लोग मरे थे। ये पहला साल था हमारे भारतवर्ष में जब हमारी पॉपुलेशन कम हुई थी पिछले साल से, और उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो जो हमने बच्चे पैदा किए हैं, बस पूछो। ठीक है, थर्ड स्टेज, बर्थ रेट भी कम, डेथ रेट भी कम। आजकल हम इस थर्ड स्टेज में एंटर कर चुके हैं। इन सिटीज तो कर ही चुके हैं, गाँव में नहीं करा। आजकल लोग ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, हेल्थ फैसिलिटीज बचा ही लेती हैं अपार्ट फ्रॉम कोविड। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, on the eve of independence, birth rate and death rate were very high. 48 per thousand was the birth rate, death rate was 40 per thousand. Literacy, very low, was as low as 16% and 7%. 16% in normality, 7% फीमेल लिटरेसी रेट। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी या तो थी नहीं, अगर थी तो भैया एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को अवेलेबल नहीं थी, दे वर इनएडिक्वेट। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था हमारे देश में, बहुत लोग मर रहे थे, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो 218 पर थाउजेंड। अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 40 पर थाउजेंड आ गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, 44 इयर्स, अब 68 ईयर आ गए। 71.2 पहुंच गई थी, अब 70.6 है, बट हम 68 ईयर्स ही लिखेंगे एज पर एनसीईआरटी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखो, किसी भी इकोनॉमी में ना 3 तरीके के ऑक्यूपेशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी विच इज रिलेटेड टू लैंड, secondary which is related to industry, manufacturing, extractive industry, genetic industry, ठीक है। टर्शरी यानी सर्विसेज। तो प्राइमरी में तो 70 से 75% लोग इन्वॉल्व थे, सेकेंडरी में केवल 10% और टर्शरी में 15 से 20%। आजकल सिनेरियो काफी चेंज हो गया, 48, 26, 24 कुछ ऐसा चल रहा है। ओके, रीजनल वेरिएशन भी बहुत, रीजनल वेरिएशन क्या होती है, अलग अलग स्टेट में क्या कहते हैं जो वेरिएशन है, जो डिफरेंसेस है। एक तरफ से मद्रास, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ एग्रीकल्चर खत्म होता दिख रहा था, और उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ एग्रीकल्चर बढ़ता हुआ दिख रहा था। तो जो 6 चीजें थी, जिसमें था डेमोग्राफी, ऑक्यूपेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, उसमें से 2 हमने कर दी। पहले आप लोग इतना कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।